नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। राहुल गांधी आप एकदम से आपको लग रहा है ना न्यूज़ में आ गए हैं। हम लोग रोज़ सुबह आते हैं, तय ये होता है कि क्या बात करें। अब राहुल गांधी को इग्नोर करना मुश्किल हो गया है। देश में जो भी हो रहा है उसमें राहुल गांधी पहुंच जा रहे हैं। राहुल गांधी के अगल बगल सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई समस्या हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है तो राहुल गांधी वहाँ मौजूद हैं। और अगर कुछ ऐसा नहीं भी है तो राहुल गांधी अब न्यूज़ मेकर तो हो ही गए हैं। और एक बहुत बेसिक डिफरेंस ये है कि राहुल गांधी इवेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि एक मोदी जी ने एक पकड़ा था कि इवेंट कर दो, बड़ा सा इवेंट कर दो, कई हज़ार करोड़ और यहाँ वहाँ उसको जगमग जगमग ऐसा कर दो कि आदमी की आंख चौंधी आ जाए और उससे न्यूज़ में बने रहो। राहुल गांधी मेरे ख्याल में वो रास्ता नहीं लिए। राहुल गांधी बहुत पुराना डगर है, आम आदमी के बीच जाओ, उसकी बात सुनो। एक खतरा क्या लग रहा है कि राहुल गांधी अभी ऐसा लग रहा है कि ओवर ड्राइव में आ गए, मतलब फिफ्थ गियर लगा दिए हैं और उस रफ्तार से दौड़ना है। उस पर भी बात करेंगे। खतरा यह है कि क्या ये स्पीड राहुल गांधी अगले 5 साल मेंटेन रख पाएंगे, क्योंकि जो रफ्तार है उस रफ्तार में तो आसपास ये जो विश्वगुरु और 56 इंच और ये सब लोग तो आसपास कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे कि इसके खतरे क्या हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मुझे सबसे पहली बात, जैसे अब आपको मैं पिछले 7-8 दिन का देखिए, लोकसभा चल रही थी, लोकसभा चली तो केवल राहुल गांधी मतलब उस पूरे उसमें छा गए थे राहुल गांधी। अब उनको चाहे मोदी जी गाली दे के बाल बुद्धि करें और कुछ बोलें, लेकिन विमर्श राहुल गांधी का था। और उनको बार बार जो अभी तक ये सफल हो जाते थे बीजेपी के नेता, वो मुंह की खा रहे हैं। जब उनको बाल बुद्धि कह रहे हैं तो मुंह की खाए। जब अग्निवीर पे उठ के राजनाथ सिंह ने उनको टोका और बताया कि इतना पैसा दे दिया गया, तो राजनाथ सिंह का, जिसको कहते हैं ना, मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी जो भी थी थोड़ा बहुत मानी जाती थी, उसके तो बिल्कुल वो मटिया मेट हो गई। ये माना जाने लगा कि बीजेपी में अगर रहना है तो झूठ तो बोलना ही है आपको। मतलब पहली रिक्विजिट ज़रूरत मोदी कैबिनेट में रहने की आपको बिना पलक झपकाए कस के झूठ बोलते रहने की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो वहाँ पे बार बार प्रूफ हुआ कि हो क्या रहा है। तो राहुल गांधी लोकसभा, फिर लोकसभा खत्म हुई, राहुल गांधी के घर पता लगा कि भाई मुकेश अंबानी जी आ रहे हैं कार्ड देने। राहुल गांधी निकल लिए, राजमिस्त्रियों से बात करने लगे। और राजमिस्त्रियों की समस्याएं हैं, वो आम आदमी से कनेक्ट है उनका। फिर राहुल गांधी पता लगा नेक्स्ट डे कहाँ है, तो वो लोको पायलट जो इंजन ड्राइवर्स हैं उनकी बात, और वो बड़ा विमर्श बन गया है। अब वो कुछ लोग उसको किनारे करना चाहे कि नहीं, वो लोको पायलट उस डिवीज़न के नहीं थे, उस रेलवे के नहीं थे, दूसरी रेलवे के थे, इत्यादि इत्यादि। ये सब तो बात लोग करते रहे, लेकिन अंतोगत्वा जो बात उठाई गई है कि देश में 21% लोको ड्राइवर कम हैं और आप ट्रेन चलाए जा रहे हैं, आप एक्सीडेंट भी इनवाइट कर रहे हैं, आप संचालन को भी, मतलब सब तरह से, तो ये इशू तो उन्होंने उठाई दिया। और लोको पायलट के, मैंने भी उस पर एक शो किया, लोको पायलट उसमें हमसे लिख के कह रहे हैं कि साहब ना, मतलब लैट्रिन बाथरूम तो छोड़ ही दीजिए, बाथरूम बेसिक में नेसेसिटीज़ नहीं है। 8 घंटे का रनिंग रूम में जाते हैं, खाना बनाना है, खाना बना के फिर वहीं सोना, फिर वहीं कहना, 8 घंटे में 3-4 घंटा रेस्ट मिलता है। तो उस इशू को उन्होंने फोरफ्रंट पे लिया। एक और छोटी सी चीज़ थी कि राहुल गांधी से के बारे में कहा जा रहा था ना कि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो फॉर्मल काम करने वो भी कर रहे हैं। पार्लियामेंट में तो क्या कीर्ति चक्र मिल रहा था, तो राहुल गांधी जी वहाँ पे भी उपस्थित थे, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन को इन्विटेशन गया था, वो वहाँ पे थे। फिर हाथरस में एक बड़ा मामला होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाथरस वाले मामले में बीजेपी के नेता क्यों दुबक गए थे, ये मुझे अभी भी नहीं मालूम है। हाथरस में एक बाबा जी हैं, बाबा जी के सत्संग में करीब 125 लोगों की जान चली गई। बीजेपी के नेता क्यों नहीं पहुंचे, बीजेपी के मंत्री क्यों नहीं पहुंचे? कुछ पहुंचे इधर उधर, लेकिन राहुल गांधी 2 दिन बाद वहां उपस्थित, पीड़ितों से बातचीत, उनसे मिलना जुलना, तो वो आंसू पोंछने का काम तो कर रहे हैं और उनको इसलिए याद भी रखा जा रहा है। फिर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मोदी जी को ललकार दिया था कि अब की गुजरात में जीत के दिखाएंगे।
राहुल गांधी गुजरात पहुंच जाते हैं और गुजरात जब पहुंच के अपने कार्यकर्ताओं की जो स्पीच है वो जिसने मुझे कल मेरे एक दो मित्रों ने कहा जिनका कोई बहुत पॉलिटिक्स में कह रहे क्या बोला यार, वो तो बिल्कुल गुजरात में, और जो गुजरात वाले मामले में जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, शादी का घोड़ा और रेस का घोड़ा, वो एक बड़ी बात थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात पहुंचे हुए हैं। आज फिर ये पता लगा कि असम में बाढ़ आई हुई है तो राहुल गांधी असम में मौजूद आ रहे हैं। भाई ये हमारे मोदी जी या अमित शाह ये लोग क्यों नहीं जाते हैं, ये लोग हाथरस क्यों नहीं गए, ये असम क्यों नहीं गए? और उसके बाद एक चीज़ के लिए जैसे राहुल गांधी के कुछ कमिटमेंट्स भी होते हैं, मैंने देखा है। मणिपुर वो फिर पहुंच गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जब से मणिपुर पहली बार गए, आज टेलीग्राफ ने एक अच्छी हेडिंग लगाई है मणिपुर के हिसाब से, राहुल गांधी 3 मोदी 0, 3 विजिट कर चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन मोदी जी जाने की हिम्मत ही नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तो एक बात होगी, राहुल गांधी हर जगह दिख रहे हैं। तो ये ओवर ड्राइव, मतलब जिस रफ्तार से चल रहे हैं उसमें खतरा ये है कि ये रफ्तार अगर कायम रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, जल्दी बर्न आउट तो नहीं हो जाएंगे, जो पीक है वो पहले ही नहीं हो जाएगा, इस तरह के खतरे तो हैं। लेकिन चुनौती भी जरा मैं बात कर लूँ कि क्या क्या चुनौती है अभी राहुल गांधी के सामने। मेरे हिसाब से पहली चुनौती उनको एक सफल लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के प्रूव करना है कि उनमें वो कैपेबिलिटी है नेतृत्व करने की, कांग्रेसी पार्टी को नहीं, विपक्ष को भी। और वो बखूबी कम से कम अभी तक जो उनका परफॉर्मेंस रहा है उसमें उन्होंने बिल्कुल ठीक से रेखांकित किया है कि वो नेता विरोधी पक्ष है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। और उन्होंने इसको कहा कि अगर मेरे विपक्ष में अगर अरविंद केजरीवाल साहब को, हेमंत सोरेन साहब को कोई दिक्कत होती है तो वो मेरी दिक्कत है। तो वो एक लार्जर रोल करके अपने को कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी उनको अपने को सफल करने में। दूसरा उनकी एक जो बात है वो एक सफल पार्लियामेंटेरियन के रूप में भी अब इस्टेब्लिश होते जा रहे हैं। उनकी स्पीचेस सब लोग कह रहे हैं कि जिसने भी सुना उसने तारीफ की, अच्छी स्पीच। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो लफाजी नहीं है, ज्ञान है, तथ्य है, और हो सकता है वो मोदी जी की तरह हंसी मजाक और उसको, लेकिन तथ्य नहीं, तत्व नहीं होता है ना। तो ही हैज़ द कंटेंट एंड ही हैज़ द फैक्ट। दूसरा मुझे एक और चीज़ है कि पार्लियामेंट में इस बार की जो उनकी इनिंग है, वो जो मोदी जी की गलतियां होती हैं उसको वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं जो दिखती नहीं थी। मोदी जी के पास इतने रफूगर थे, इतने रफू करने वाले थे कि दिन भर वो रफू करते रहते थे। लेकिन अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो राहुल गांधी उस नॉन बायोलॉजिकल की उस बात को हर बार कहते हैं कि ये एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं भगवान टाइप हूं, वो बताते हैं। तो उसको मैग्नीफाई करने की कैपेसिटी भी है और उसको वो ठीक से कर रहे हैं। एक चुनौती और है राहुल गांधी की कि भाई उनमें वोट दिलाने की ताकत है कि नहीं। मोदी जी के लिए कहा जाता था ना कि भाई चाहे कुछ कह लीजिए, वोट तो दिला देते हैं, जिता तो देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, जिसको कहते हैं ना जिताऊ नेता है कि नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जिताऊ नहीं है। अमित शाह जिताऊ नेता नहीं है। तोड़ फोड़, हेरा फेरी, डराना धमकाना, ईडी सीबीआई, या मारो उसको, फिर को इसको लाओ, इसको काटो, इसको पीटो, ये सब के लिए ठीक है, जिताऊ नेता नहीं है। राहुल गांधी जिताऊ नेता के रूप में अपने को स्टैब्लिश कर दिए हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश था। अगर आपको याद हो, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जिस तरह से किए, वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ठीक से बीजेपी को शिकस्त दी है। मुझे एक चीज़ और लगती है कि एक जो बात कही जाती है ना, संगठन और रणनीति, तो राहुल गांधी इस एक तरह से चैलेंज है राहुल गांधी को संगठन और रणनीति का। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन का ऐसा माना जाता है ना कि भाई यूपी में तो अखिलेश यादव के भरोसे सब कुछ हो गया, तेजस्वी के भरोसे बिहार हो गया, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के भरोसे महाराष्ट्र हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने सबसे मुश्किल वो किया है। वो गुजरात पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। गुजरात में उनको अपना संगठन की क्षमता और अपनी रणनीति दोनों एक तरह से टेस्ट पे रहेगी। और जो उन्होंने एक बात कही है ना कि उसमें
मुझे लगता है कि अपने पार्टी के लोगों को उन्होंने जब एड्रेस किया तो उसमें बहुत सी चीज़ें छुपी हुई थी, जब उन्होंने कहा कि शादी का घोड़ा और रेस के घोड़े में फ़र्क करना होगा। मतलब जो मॉन्यूमेंटल नेता हैं कांग्रेस के पास, उसमें और जो डिलीवर करते हैं उसमें फ़र्क करना होगा, ये बड़ी बात थी। अब तत्काल की चुनौती क्या, ये तो मैं एक लार्जर पिक्चर आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहां कहां राहुल गांधी की इस समय तत्काल इमीडिएट राहुल गांधी की क्या चुनौती है। मेरे हिसाब से चुनौती नंबर 1, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के चुनाव हैं, उसमें से 5 मतलब उसमें से 9 विधायक एमपी हो गए हैं, लोकसभा जीत गए हैं, और एक इरफान सोलंकी साहब की सदस्यता चली गई है। वो ऊपर के कोर्ट से अगर उनको राहत नहीं मिली तो उनकी वो भी चुनाव होगा। तो 10 चुनाव में स्थिति यह है कि 5 समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। मतलब समाजवादी पार्टी के एमएलए थे वहाँ, अब वो जब हटते हैं तो वहाँ उपचुनाव हो रहा है। 5 एनडीए के पास थे, जिसमें से 3 बीजेपी, 1 आरएलडी और 1 संजय निषाद वाली जी की पार्टी जो निषाद पार्टी है। ये 5 लोग एनडीए के हैं। अब चुनौती ये है मेरे ख्याल में कि यूपी गढ़ है, मतलब बीजेपी का गढ़ है। 80 सीटों में से 62, 64, 53, 73 इस तरह की सीटें, इस बार 33-34 पे रुक गए हैं। अब यहाँ पे एक तरह से मैसेजिंग जो है, वोट इस बार बहुत शिफ्ट हुए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, और ख़ास करके दलित वोट शिफ्ट हुए हैं। मैं अल्पसंख्यक और यादव और बैकवर्ड वोट के दलित वोट शिफ्ट हुए हैं, कुर्मी वोट शिफ्ट हुए हैं। अब ये वोट अगर शिफ्ट हो गए हैं तो इस जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें ये भी इंश्योर करना होगा कि ये वोट रह जाते हैं यहाँ, उस इलेक्शन में हो गए फिर वापस चले गए, तो वो एक मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि वो करना होगा। और मेरे हिसाब से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी 1 सीट लड़ेगी तो लड़ेगी, कांग्रेस का कुछ, क्योंकि भाई 5 सीटें समाजवादी पार्टी की सीटें हैं तो वो तो भूल जाइए। अब 5 सीटें जो बीजेपी के एमएलए जहाँ पे थे या एनडीए के एमएलए थे उसी में से मांगेगी, तो 1 नहीं तो 2, इससे ज़्यादा हो सकता है कोई भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पे खेल खेल रहे होंगे, ही विल बी प्लेइंग एज अ इंडिया अलायंस प्लेयर, और ये इंश्योर करने की, ये अखिलेश यादव की तो मतलब वो भी परखे जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर भी एक चीज़ ये है कि वो इसमें कितना डिलीवर कर पाते हैं। इसके बाद चुनाव तुरंत है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है ही नहीं बीजेपी के पास, लेकिन वहाँ पे राहुल गांधी का एक अहम रोल इंडिया गठबंधन को ठीक से जिताने के लिए होगा, कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन कितना ठीक से काम करता है। फिर आएगा हरियाणा का चुनाव। हरियाणा में सोलो जा रही है कांग्रेस पार्टी, मतलब अकेले लड़ रही है, और वहाँ पे मुझे ये लगता है कि वो ये डिसाइड करेगा कि कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ऑन इट्स ओन इलेक्शन जीत सकती है कि नहीं जीत सकती है। भाई अगर उत्तर प्रदेश में जीती तो उसका श्रेय गया अखिलेश यादव को, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, श्रेय गया उद्धव ठाकरे और शरद पवार को। तो क्या हरियाणा में कांग्रेस जो ठीक पोजीशन में है वो वहाँ इलेक्शन जीत सकती है कि नहीं जीत सकती है? दूसरा, हरियाणा में कांग्रेस के अपने आंतरिक विवाद बहुत ज़्यादा हैं, देयर आर टू मेनी लीडर्स। वो अपने आंतरिक विवाद को सुलझा के पार्टी जीत जाए, इसके लिए सब लोग प्रयत्नरत हैं। एक ही तरफ सब लोग चल रहे हैं कि आपस में ही खींचतान कर रहे हैं, तो वो भी प्रूफ हो जाएगा, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। और इस साल की सबसे अंतिम चुनावी जो मेरे हिसाब से मतलब चैलेंज है वो 2 हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे बड़ा धक्का लगने की बात है, जैसी संभावना है। महाराष्ट्र केवल 48 सीट देने वाला लोकसभा का राज्य नहीं है, महाराष्ट्र इस देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, वित्तीय राजधानी है। तो आपके बहुत से रिसोर्सेज का जननी वहाँ से है, वहीं से निकलती है रिसोर्सेज की गंगा जो है, तो वो कंट्रोल में किसके रहता है ये इम्पोर्टेंट है। और एज ऑन डेट मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को वो पूरी ताकत लगाएंगे कि इंडिया गठबंधन वहाँ खूब मजबूती से कंसोलिडेट हो।
हम अंतिम बात करना है झारखंड की। अब अगर ये 3 राज्य, झारखंड को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, राहुल गांधी जिता ले गए तो वो निर्विवाद रूप से इस इलेक्शन में सबसे बड़े इलेक्शन जिताऊ नेता के रूप में एस्टैब्लिश हो जाएंगे। मोदी जी उनसे बहुत पीछे चले जाएंगे। मोदी जी अब जिताऊ नेता नहीं रह गए हैं। लेकिन ये 3 इलेक्शन अगर राहुल गांधी विधानसभा इंडिया गठबंधन को जिता ले जाते हैं तो वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे बिल्कुल ठीक से कि ही इज़ समन हू कैन, जिसके साथ इलेक्शन जीत सकती है पार्टी। अब इन सारी बातें तो बता दी, लेकिन खतरे बस मेरे हिसाब से एक आध दो हैं कि जिस रफ्तार से राहुल गांधी चल रहे हैं, हालांकि बहुत से लोगों को डाउट नहीं है कि वो इसी रफ्तार को मेंटेन रख सकते हैं। जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा चल दिया ना, 4500 किलोमीटर पैदल नाप दिया जिसने, उसके 2 चीज़ें, उसकी संकल्प शक्ति, उसकी आध्यात्मिक शक्ति और उसकी शारीरिक क्षमता, इन तीनों पे कोई डाउट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अ वर्ड ऑफ कॉशन, जिस रफ्तार से आप गेम शुरू कर दिए हैं, कभी कभी बहुत फास्ट गेम खेलते हैं, तो बीजेपी तो अभी इसके आसपास भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी वही शुरू करेगी कि इस बार हमने पिछली बार 8 लाख दिए जलाए थे तो अब कि हम 12 लाख दिए जला देंगे, पिछली बार हमने 40 लाख पेड़ लगाए थे तो इस बार हम 60 लाख पेड़ लगा देंगे। और इस तरह के जिसमें सरकारी पैसे से कि इधर उधर अपव्यय ही बोला जाएगा, सरकारी पैसे से क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन लोगों से कनेक्ट, आप क्या सोच सकते हैं मोदी जी कभी लोको पायलट के बीच में ऐसे जाएंगे आम आदमी। और एक अंतिम बात कह के ख़त्म करूँगा, राहुल गांधी एक बात जो बोले हैं गुजरात में वो बड़ी बात है, लेकिन वो कितना, राहुल गांधी का कहना है कि डरो मत डराओ मत, और उसका वो ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में कोई भी आके मेरे मुंह पे मुझे भी बताया जाता है कि कांग्रेस में क्या क्या खराबियां हैं या मेरे में क्या क्या खराबियां हैं। और ये मैं विटनेस हूँ इस बात का। मतलब हम 20-25 लोगों को चाय पर बुलाया गया था, 20 लोग करीब थे, एडिटर्स थे सोशल मीडिया के, मुंह पे सबने कहा कि क्या क्या है, ये स्लीपर सेल है, आप क्या है, ये माना। उनका कहना सिर्फ एक ये है, क्या मोदी जी के सामने, पत्रकार तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के वरिष्ठतम नेता की इतनी हिम्मत है कि बोल दें कि ये मोदी जी गलत किया, आपने ये सब क्या किया। तो ये एक मेरे ख्याल में एक बड़ा फैक्टर है। और देखिए आने वाले समय में राहुल गांधी कितना कितना इस स्पीड को कायम रख सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।